हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप्त कुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पार्स आरसी एजुकेशन सर्विसेज। आप सभी का इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। पिछली बार मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग ये देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखते हैं के एन ए सी एम जी, ये सबको ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, यही इसका ऑर्डर क्यों है, क्यों एल्यूमिनियम जो मेरा फेवरेट मेटल है उसको हम लोग ऊपर क्यों नहीं लिख सकते। हमने मान लो लिख दिया एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ऐसे क्यों नहीं कर सकते। वाई इज द रिएक्टिविटी सीरीज इन द ऑर्डर दैट वी सी टुडे। ठीक है, सो आज हम लोग, आप और मैं मिलकर इस राज का पर्दाफाश करते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे वो रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ जो हमने पढ़ा था। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपको याद हो तो मैंने इसका ऑर्डर आपको याद करवाया था। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों। फिर एच जी, ए जी, ए यू एंड पी टी। सो ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज जिसके बेसिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ते हैं। इसमें हमारा जो पोटेशियम है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड प्लैटिनम जो है ये सबसे लो रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये जो हम सीरीज देख रहे हैं ये 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग काम चलाने के लिए, अपने रिएक्शंस को करने के लिए यूज करते हैं। ये पूरा सत्य नहीं है, मेटल्स तो और भी है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, 118 में और भी कितने सारे मेटल्स है जो कि इसमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 10 तक वर्केबल है, इसके अलावा भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है ना, तो मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, बट 10th में काम करने के लिए इतना काफी है। सो इसका मतलब क्या इसके हिसाब से जो लिखा है पोटेशियम यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्या ये सही है? नहीं, पोटेशियम से भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। क्या हम उसके बारे में भी जानेंगे? यस, टुडे विल कम टू नो, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये रिएक्टिविटी सीरीज बनने के लिए जिसमें हम लोग देख रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यही इन्हीं को ज्यादा रिएक्टिव क्यों माना जाता है, ऐसा क्या होता है इनमें, मैं उसके पीछे का प्रिंसिपल आपको बताऊंगा। जैसे ही आपको प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा तो आप खुद बता पाएंगे कि यही सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, ऐसा क्यों दिया है। सो आपको तब समझ में आ जाएगा कि नहीं, पोटेशियम से भी तो ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है। ठीक है ना, तो यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट दैट ऑन योर ओन एट द एंड ऑफ दिस क्लास। सो इसीलिए पूरे क्लास में मेरे साथ बने रहिए और आपको इसका पूरा राज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने कहा 10th स्टैंडर्ड में हमें इतने ही एलिमेंट्स के बारे में जो रिएक्टिविटी सीरीज दी जाती है। दिस इज बिकॉज हम लोग ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ही पढ़ते हैं। सो जब हमें सिलेबस में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में ज्यादा दिया है, मैं उतने का ही पहले टेबल बनाता हूँ। सो यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हैं हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये फर्स्ट 20 को इसी ऑर्डर में क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में मैंने फर्स्ट सेकेंड वीडियो में ही बात किया था। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर प्लेस किया जाता है। एटॉमिक नंबर मतलब इनके अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे। सो इसके अंदर 1 प्रोटॉन, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। सो नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मेटल्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। ठीक है, नॉन मेटल्स मतलब ऐसा ही डिफाइन करना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ स्टेबिलिटी के हिसाब से है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन है, तो ये नॉन मेटल्स, बट ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना तो किसी को देते हैं।
सो ये जो है ये अपना कोवैलेंट बॉन्ड शेयर करते हैं, ठीक है ना। ये है तो नॉन मेटल बट ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, बट फिर भी ये नॉन मेटल है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसको तो नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये जो है ये मेटल तो नहीं है क्योंकि ये गैस है। सो ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है बट ये भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा। सो हम मेटल्स के बारे में ऐसे कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके स्टेबल हो जाते हैं, ये मेटल्स है। लेकिन नॉन मेटल्स जो है ये भी नॉन मेटल्स है, ये भी नॉन मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं कर रहे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल्स के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक जाननी जरूरी थी। अब इसमें से हम लोग ये जो पहले तीन है, ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन वाला ग्रुप, बेरिलियम वाला ग्रुप और बोरॉन वाला ग्रुप। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो दिस आर कॉल्ड मेटल्स हु हैव द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये सारे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये जो है जैसे मैंने पहले भी बताया है तो नॉन मेटल ही, यहां से लेकर यहां तक ये सारा का सारा नॉन मेटल है, लेकिन ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना रिसीव करता है, और ये पहले से स्टेबल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले लोग ये है। सो ये नॉन मेटल्स, ये तीन जो ग्रुप है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और यहाँ पे फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, ये सॉरी क्लोरीन। तो ये जो है हमारे, ये वाले हमारे ऐसे नॉन मेटल्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बेसिक्स में हमें यही जानना था कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना। ये है सबसे पहला चीज जानना। दूसरा है वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या, ये है दूसरी चीज हमें जानना है, ठीक है, रेडियम नहीं रेडियस। यस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस। सो हमें ये पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर में बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है और उसके बाद ऐसे रिंग्स होते हैं, है ना, के एल एम एंड सो ऑन। सो ये एक सर्कल है। सो अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से मैं यहाँ तक ऐसी लाइन खींचूं तो दिस विल बी कॉल्ड एज द रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस मतलब क्या कि यहाँ से लेकर एकदम बाहर के रिंग तक जो हम लोग ये रेडियस बनाएंगे इसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। सो अगर मैं एक ही शेल बनाऊं ऐसे, सो इसका एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा है। अगर मैं ऐसे दो शेल बनाऊं तो इसका एटॉमिक रेडियस पहले वाले से बड़ा है और इसका और बड़ा है। ऐसे ही एक और शेल जब ऐड हो जाएगा तो इसका एटॉमिक रेडियस जो है और बढ़ जाएगा। अब इससे हमारे रिएक्टिविटी सीरीज पे कोई फर्क पड़ने वाला? यस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अस द रिएक्टिविटी सीरीज। सो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, होप वो समझ में आ गया। तो ये जो बेसिकली हम लोग साइज की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा रेडियस है ये इसमें सबसे कम है, इसके बाद ये इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, और एक और रिंग आने पे काफी ज्यादा है। तो जैसे जैसे हमारे रिंग्स ऐड होते जाएंगे हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, या इन शॉर्ट ऐसा कह लो कि हमारा एटम का साइज बढ़ जाएगा। एटम के साइज से क्या फर्क पड़ता है देखेंगे हम, ठीक है ना। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो अब हमने दो बेसिक चीजें जान ली है। पहला बेसिक चीज हमने ये जाना कि मेटल्स क्या होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। वेरी गुड। दूसरा हमने जाना कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये सारे जो हमारे मेटल्स है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। अब इसका अगर मैं एटॉमिक रेडियस देखूं तो काफी छोटा होगा, अगर मैं इसका एटॉमिक रेडियस देखूं तो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें पहले में 2 उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। सोडियम की बात करूं तो ये 2,8,1, इसका मतलब इसमें 3 रिंग्स होंगे। सो 3 रिंग होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसका साइज और बड़ा होगा। पहले में 2, उसके बाद 8 और उसके बाद 1, तो इसका एटॉमिक रेडियस और बड़ा, और ऐसे ही के का और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। सो आई होप आप ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर से नीचे जाते जाते जब सक्सेसिवली रिंग्स ऐड होते हैं, जैसे इसका हो जाएगा 2,8,8,1, है ना। सो इसमें सिर्फ 1 था, इसमें 2,1 था, इसमें 2,8,1 और इसमें 2,8,8,1। इसका मतलब एक एक करके रिंग्स बढ़ती जा रही है तो इनका एटॉमिक साइज भी बढ़ता जा रहा है।
आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि एक एक करके जब रिंग्स ऐड होती जा रही है तो इनका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। सो अब इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर मैं मान लो एक मैग्नेट की बात करूं, ऐसे ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इसके सामने ये है हमारे मैग्नेट का साउथ पोल। तो अगर मैं एक मैग्नेट को जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ हो और दूसरा मैग्नेट जिसका साउथ पोल इस तरफ हो, इन दोनों को सामने रहो तो क्या होगा? ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे ऐसे। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल स्टिक टू ईच अदर लाइक दिस। सो इसका मतलब ये है कि जब हमारे ऑपोजिट पोल्स मैग्नेट के सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे हमारे चार्ज पार्टिकल्स की बात करें, जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, अगर मैं इस प्रोटॉन के सामने एक इलेक्ट्रॉन को ले आऊं जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करके चिपक नहीं जाएंगे ऐसे। इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन इज गोइंग टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ look here, if I say hydrogen which is having number 1 and it is having a structure like this, so we know that कि this is the nucleus which contains all the protons and neutrons, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर के शेल में घूमता रहता है। सो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में हमें ये पता है कि इसका नंबर 1 है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितना होगा? 1 होगा। और किसी भी एक न्यूट्रल एटम की अगर मैं बात करूं तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसका मतलब अगर इसके अंदर प्रोटॉन 1 है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, ठीक है ना। ये चीज़ तो हमें एकदम बेसिक पता है। अब देखिए, अगर मैं इसका ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो इसके स्ट्रक्चर में बीच में हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इस न्यूक्लियस के अंदर है हमारा प्रोटॉन और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों की दूरी बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि एक ही रिंग है ये, इसीलिए ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन को काफ़ी इजीली खींच रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन विल बी क्वाइट हाई। इसका मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल पाएगा? इतना इजी नहीं होगा इसको निकलना, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन जो है इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन से पकड़ के रखा होगा। लेकिन अगर मैं इसके नीचे वाले Li की बात करूं जिसका नंबर होता है 3 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1, तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास ऐसे 2 रिंग्स होंगे। तो 2 रिंग होने के कारण इस रिंग को मैं, एक ही है इसे थोड़ा सा और छोटा बना देता हूँ। सो यहाँ पे अट्रैक्शन इतने के बीच में था। अब यहाँ पे इस वाले में 2 और इस वाले में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसका मतलब अगर मैं साइज की कंपैरिजन करूँ तो इसका जो साइज है पिछले वाले से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे भी जो प्रोटॉन है ये इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस ज़्यादा है इसीलिए कंपैरिजन में हाइड्रोजन से लिथियम वाले का जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली बाहर निकल पाएगा। कंपैरिजन अगर करूँ मैं यहाँ पे हाइड्रोजन में और यहाँ पे लिथियम में, तो हाइड्रोजन वाले का साइज छोटा था इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा था, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन निकलना उतना आसान भी नहीं था। बट अगर मैं Li की बात करूं तो यहाँ पे क्योंकि ये साइज काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, इसीलिए इससे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं इसके बाद सोडियम की, तो सोडियम जो है, सोडियम का नंबर होता है 11 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हमारा फर्स्ट रिंग, ये हमारा सेकंड रिंग और ये हमारा थर्ड रिंग। सो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे वाले में 1। इसका मतलब अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो इनके बीच का जो साइज है ये और ज़्यादा बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू लिथियम। सो यहाँ पे ये भी एक इलेक्ट्रॉन ही देने की कोशिश कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ही देने की कोशिश कर रहा है और ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है। बट किसमें इस इलेक्ट्रॉन को निकलना आसान हो जाएगा? थर्ड वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइज बहुत ज़्यादा है। साइज ज़्यादा होने के कारण यहाँ से जो प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन होगा ये काफ़ी कम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें से बाहर
निकलना, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना ज़्यादा आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड लिथियम। इसका मतलब सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम एंड लिथियम इज इन टर्न मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसका मतलब आप इन तीनों की बात करूं तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि ये मेटल है और मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होना चाहते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इनमें हमने देखा कि तीनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कंपैरिजन में सोडियम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू लिथियम एंड हाइड्रोजन। So I hope you have understood कि why sodium is more reactive than lithium and why lithium is more reactive than hydrogen. So इसी में आगे चलते हुए आगे क्या आने वाला है? पोटेशियम। सो पोटेशियम में ये सोडियम से भी एक रिंग ज़्यादा वो है, बड़ा है। इसका मतलब ये कि इसका जो एटॉमिक साइज होगा एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम का तो साइज और बड़ा होगा क्योंकि उसके पास एक और रिंग ऐड हो जाएगा। इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकलना एज कंपेयर टू सोडियम और ज्यादा आसान होगा। इसका मतलब क्या कि पोटेशियम जो है, अगर हम लोग कंपेयर करें पोटेशियम को सोडियम के साथ, पोटेशियम इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम। इसीलिए यहाँ पे आपको पोटेशियम पहले दिख रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे सोडियम दिखाई दे रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आई। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे रिंग ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे एक रिंग था, यहाँ पे दो था, यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार। क्या ऐसे ही इनके साथ भी होगा? जी बिल्कुल होगा। यहाँ पे जो है 2,2, यहाँ पे जो है 2,8,2 और यहाँ पे 2,8,8,2। इसका मतलब ये कि अगर मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम में कंपेयर करूं, कैल्शियम के पास 4 रिंग है, तो चौथे रिंग से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना और तीसरे रिंग से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना कौन सा आसान होगा? चौथे रिंग से आसान होगा क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो है निकलना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ का प्रोटॉन इसको कम खींचेगा। इसका मतलब एज कंपेयर टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कैल्शियम इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। इसीलिए यहाँ पे कैल्शियम आ गया, उसके नीचे मैग्नीशियम आ गया और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के साइड में एल्यूमिनियम। सर तो यहाँ पे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में कंपैरिजन कैसे करेंगे? अब हमने ऊपर से नीचे का कंपैरिजन देखा है, साइड वेज का कंपैरिजन अब तक नहीं देखा है। सो आई होप आपको ये दोनों के बीच का आइडिया लग गया था कि पोटेशियम और सोडियम में से पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसीलिए यहाँ पे के, उसके बाद Na, उसके बाद Ca, उसके बाद Mg। तो सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो Li और H है ये भी इसमें ऐड हो? जी बिल्कुल हो सकता है। H तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं यहाँ पे आया है। क्या इसमें लिथियम भी आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। तो कहाँ होगा पोजीशन? आप लोग बाद में खुद बताइएगा, ठीक है ना। एक बार हम इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, सो यू विल बी एबल टू टेल कि वेयर शुड दिस लिथियम लाई, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस तरीके से जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बदलेगी। हमने अब ऊपर से नीचे का समझ लिया है, तो अभी दिमाग में रखने वाली बात कौन सी है? जैसे जैसे हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकलना आसान हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर स्टेबल होना चाहता है मेटल्स में। इसीलिए मेटल्स में ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर इजीली निकल पाता है, इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग मेटल्स की ही बात करेंगे लेफ्ट टू राइट में। इसका मतलब अभी हम लोग बस इन 3 की बात कर रहे होंगे। विल टॉक ओनली अबाउट दिस 3। जब मैं यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करूँ, इसमें तो 2,8,1 है, इसमें 2,8,2 है और इसमें 2,8,3 है। इसका मतलब रिंग की बात की जाए तो तीनों में 3-3 रिंग्स है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो इस केस में जब इसका एटॉमिक साइज अगर हम लोग देखें लगभग सेम होगा, लगभग सेम इसीलिए होगा क्योंकि इनमें रिंग्स सभी में ऐसे 3-3 होंगे, तो इसका और इसका साइज सिमिलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इनमें इसमें तीनों में ही 3-3 रिंग्स है, तो इसीलिए इसका साइज तो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों? देखते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। मान लीजिए कि
मैंने ऐसे दो स्ट्रक्चर्स बनाए। फिलहाल भूल जाइए इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ये सब भूल जाइए। फिलहाल ऐसा मानिए कि मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है, आई हैव वन मैग्नेट ओवर हियर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बीच का रिंग है इसको फिलहाल आप वैल्यू मत दीजिए, ये समझिए कि यहाँ पे एक और दूसरा मैग्नेट है। सो यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है। अगर मैंने इतनी दूरी पे इसको रखा है, ये दूरी लगभग इतनी है, इन दोनों को अगर हमने इतनी दूरी पे रखा है तो यहाँ का जो मैग्नेट है इसको अपने तरफ खींचेगा, ठीक है जी, खींचेगा। अब अगर हम लोग इसको भी कंपेयर करें तो यहाँ पे भी लगभग लगभग ये डिस्टेंस सेम है। सो अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट रखता हूँ और यहाँ पे एक मैग्नेट रखता हूँ तो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो सिमिलर होगा, इसमें और इसमें सिमिलर अट्रैक्शन होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स से आई कीप द डिस्टेंस सेम, यहाँ पे जितना डिस्टेंस है यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे एक मैग्नेट अंदर है, एक मैग्नेट बाहर है। इनके बीच का अट्रैक्शन कंपेयर करिए कि अगर यहाँ पे मेरे पास दो मैग्नेट्स हो और यहाँ पे भी बाहर दो हो तो ये दो मिलाकर इसको ज्यादा खींचेंगे या ये जो एक है ये इसको ज्यादा खींचेगा, मतलब कहाँ से अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे मेरे मैग्नेट ज्यादा होंगे वहां पे वो ज्यादा मैग्नेट्स बाहर वाले ज्यादा मैग्नेट को भी ज्यादा खींच पाएंगे। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो मैग्नेट को मैं दो मैग्नेट से खींचने की कोशिश कर रहा हूँ और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। सो यहाँ पे अगर मेरे पास एक ही मैग्नेट है तो ये मैग्नेट इस बाहर वाले को अपने पास जितना खींचेगा, यहाँ पे क्योंकि दो मैग्नेट है और यहाँ पे भी दो है तो दो उसको और ज्यादा खींचेंगे। इसका मतलब ये कि इनका रेडियस सेम होने के बावजूद भी यहाँ पे अट्रैक्शन by the center magnet towards the outer magnet will be more. The attraction of the central magnet towards the outer magnet will be more because the number of magnets are more. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो 2 में जितना खिंचाव हुआ था 3 में और ज्यादा खिंचाव होगा। तो 1 के खिंचाव से 2 का खिंचाव ज्यादा और 2 के खिंचाव से 3 का खिंचाव और ज्यादा। इसका मतलब इवन दो यहाँ पे मेरे पास तीनों में सेम नंबर ऑफ रिंग्स है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, बट अगर आप अब देखेंगे यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स है, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन्स है और यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन्स है। इसका मतलब कंपेयर करूं नंबर्स में तो इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा है ना, इसके पास सोडियम से ज्यादा है और एल्यूमिनियम के पास मैग्नीशियम से ज्यादा है। तो सोडियम के पास 11 है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन मतलब अट्रैक्शन। यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन का अट्रैक्शन और यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन का अट्रैक्शन। किसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है, आप कहेंगे कि एल्यूमिनियम में क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इसलिए इसमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, है ना। सो अब मेरे को क्या देखना था? मेरे को देखना था अपना एटॉमिक रेडियस। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि तीनों में मान लीजिए सेम इक्वी डिस्टेंस थे, ये 3 रिंग है, इसके भी 3 रिंग है, ये तीनों में ये इक्वल थे। मान लीजिए ये छोटा कर देता हूं, मान लीजिए इसका साइज लगभग लगभग सेम है, मान लीजिए ऐसा, और इसका भी साइज लगभग लगभग सेम है, 3 रिंग है इसमें भी। सो इसमें भी ये जो साइज है ये जो साइज है सेम है। लेकिन मैंने अभी कहा कि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन्स है, इसीलिए यहाँ से अंदर की तरफ जो खिंचाव होने वाली है, ये जो हमारा प्रोटॉन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके वजह से ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। लेकिन इसके खींचने से ज्यादा तो ये खींचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 को खींचा जा रहा है। ये जो न्यूक्लियस है ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से खींचेंगे, इसका मतलब इसका खिंचाव एज कंपेयर टू सोडियम और ज्यादा होने वाला है। तो जब ये यहां से इसको खींच देगा तो ये वाला जो रिंग है ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू द सोडियम थोड़ा सा छोटा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस विल बिकम अ लिटिल बिट मोर स्मॉलर एज कंपेयर टू सोडियम। इवन दो ओरिजिनल रिंग्स सेम थे, बट यहाँ पे क्योंकि खिंचाव 1 का है और यहाँ पे खिंचाव 2 का है, इसीलिए ये ज्यादा खींचकर अंदर आकर ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। इसका मतलब एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम का साइज सोडियम से थोड़ा छोटा होगा। और ऐसे ही अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो यहाँ पे क्योंकि अब 3 है, ये 3 को अंदर खींचा जाएगा
प्रोटॉन्स जो है 3 को अपने तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब क्या कि ये और श्रिंक हो जाएगा। जब ये और श्रिंक हो जाएगा, इसका मतलब अगर मैं साइज को कंपेयर करूं सोडियम का, मैग्नीशियम का और एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम में ज्यादा खिंचाव होने के कारण ये सबसे ज्यादा श्रिंक करके काफी छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू सोडियम और मैग्नीशियम। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ये तीनों में 3-3 रिंग्स थे, लेकिन पहले वाले में सिर्फ एक को अंदर खींचा जा रहा है, दूसरे वाले में 2 को खींचा जा रहा है और तीसरे वाले में 3 को खींचा जा रहा है। सो एक को खींचने से ये जितना श्रिंक होगा, 2 को खींचने से और ज्यादा श्रिंक होगा। श्रिंक होगा तो साइज छोटी हो जाएगी और ये 3 में और ही ज्यादा खींचेगा, जिसके कारण ये श्रिंक करके और काफी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों में सोडियम का साइज बड़ा होगा, मैग्नीशियम का उसके बाद होगा, एल्यूमिनियम का उसके बाद होगा। इसका मतलब धीरे धीरे यहाँ पे साइज क्या होता जा रहा है, जैसे मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो मेरा एटॉमिक साइज जो है लेफ्ट से राइट जाते वक्त एटॉमिक साइज श्रिंक होते होते छोटी होती जा रही है। क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं कंपेयर करूं सोडियम को एल्यूमिनियम से, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाना है और एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाने हैं। सोडियम का जितना भी एटॉमिक रेडियस है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक रेडियस उससे कम है, उससे छोटा है। एक तो एटॉमिक रेडियस छोटा है, इसीलिए अब बीच में जो हमारा प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा जोर से खींच पाएगा क्योंकि साइज ही छोटी थी। और उसके ऊपर निकालने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 निकालने हैं। अब एक तो ये साइज में बड़ा है, इसलिए इनके बीच का जो अट्रैक्शन है ये भी कम है और इसमें है एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। अगर मैं सोडियम को मैग्नीशियम से कंपेयर करूं तो मैग्नीशियम में एक तो श्रिंक हो गया था, इसलिए साइज छोटी हो गई। अगर साइज छोटी हो गई तो अब इस प्रोटॉन को इनको अट्रैक्ट करने में और ज्यादा जो है पावरफुल फोर्स लगेगा। तो जब यहाँ पे 2 को ये पास से अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम। और उसके ऊपर निकालने कितने हैं? वो भी 2 निकालने हैं, एक नहीं 2 की बात हो रही है। तो एक तो इनका अट्रैक्शन ज्यादा और निकालने भी 2 है, इधर 1 था इधर 2 है। इसका मतलब ये मुश्किल होगा। इसका मतलब सोडियम से मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम होगी, इसीलिए यहाँ पे Na और Mg साथ साथ लेवल पे होने के बावजूद भी Na ज्यादा रिएक्टिव है और Mg कम रिएक्टिव है, क्योंकि साइज छोटी है और इलेक्ट्रॉन भी 2 निकालने हैं। अब उसके बाद अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम तो और श्रिंक हो चुका है। तो जब ये और श्रिंक हो चुका है तो मैग्नीशियम से भी साइज छोटा है एल्यूमिनियम का। इसका मतलब बीच से इस लास्ट वाले को अट्रैक्ट करना और ज्यादा जो है इनके बीच का पावरफुल फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे निकालने भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। एक के बदले में 3 तो ज्यादा मुश्किल हो गई और उसके ऊपर से साइज भी छोटा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण इनको निकालना और मुश्किल है। इसका मतलब क्या कि इसीलिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कंपेयर करूंगा तो मैग्नीशियम विल बी मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सिर्फ मेटल्स की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने में जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स है वो घट जाती है। इसी तरह अगर मैं लिथियम और बेरिलियम को कंपेयर करूंगा, लिथियम में 2,1 और यहाँ पे 2,2, इसका मतलब यहाँ पे 2,1 मतलब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है और उसके बाद इनकी जो रेडियस है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम। बेरिलियम में 2 है लास्ट में, तो 2 को अगर हमारा प्रोटॉन खींचेगा तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और निकालने भी कितने हैं? 2 है। इसका मतलब लिथियम की अगर मैं बेरिलियम से कंपैरिजन देखूं, लिथियम विल बी मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम एंड बेरिलियम इन टर्न विल बी मोर रिएक्टिव देन बोरॉन, बिकॉज बोरॉन को तो 3 निकालना है जस्ट लाइक एल्यूमिनियम। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचा जा रहा है इसलिए श्रिंक हो गया होगा और निकालने भी 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इन तीनों के कंपैरिजन में देखें तो लिथियम विल बी मोर रिएक्टिव, देन विल बी बेरिलियम एंड देन विल बी बोरॉन। इस तरीके से इनकी तीनों की रिएक्टिविटी होगी। और ऐसे K और Ca की बात करें तो K में जो है 2,8,8,1 मतलब 4 शेल, इसमें भी 4 शेल, लेकिन इसको 1 निकालना है और इसको 2 निकालने हैं। इसका मतलब श्रिंक कर जाएगा हमारा कैल्शियम, और कैल्शियम श्रिंक करने के कारण अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। इसीलिए पोटेशियम यहाँ पे ऊपर है और कैल्शियम यहाँ पे इस नंबर पे आता है, 3rd पे आता है। ठीक है ना? अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, बिकॉज एक एक शेल ऐड होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे शेल ऐड होते जा रहे हैं हमारा जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच की दूरी बढ़ जा रही है।
दूरी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जा रहा है और इसके कारण जो है ये ज्यादा रिएक्टिव होते जा रहे हैं जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बट अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे एक के बाद एक नंबर में बढ़ोतरी होती है। यहाँ पे 2,8,1, यहाँ पे 2,8,2। इसका मतलब लास्ट वाले शेल को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींचना था, यहाँ से दो को खींचना था। तो यहाँ पे जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इनका बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे ये ज्यादा अंदर खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो ये श्रिंक करेगा, तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज छोटा हो जाएगा। अगर साइज छोटा होगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, बिकॉज ये साइज छोटा हो गया। तो इसका मतलब इनके बीच की रेडियस कम हो गई है, रेडियस कम तो फिर इनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा तो इसमें से बाहर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल। इसीलिए एज कंपेयर टू सोडियम, मैग्नीशियम का जो रिएक्टिविटी है वो कम होगा, इसीलिए यहाँ पे Na और यहाँ पे जो है Mg। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीजें कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं साइज ऑफ एटम्स बढ़ जाते हैं, एंड साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को खो देना ज्यादा आसान पड़ता है, और इसीलिए ये नीचे की तरफ जो है रिएक्टिविटी सीरीज हमारी बढ़ती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें, साइज घटती रहती है क्योंकि हमारा सेल श्रिंक करता रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और श्रिंक करेगा और काफी छोटा हो जाएगा। सो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज श्रिंक होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल होगा। इसीलिए मेटल्स में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं रिएक्टिविटी कम होती है। आई होप आपको यहाँ पे ये डिस्कशन समझ में आया होगा। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। चलिए, सो अब रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग पोटेशियम तक ही देख रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन क्या यहाँ पे H, Li, Na, K के बाद और कोई एलिमेंट्स नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे आने के बाद नीचे आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम और उसके बाद आता है यहाँ पे फ्रांसियम। सो आप खुद बताइए कि अगर मैं पोटेशियम को रुबिडियम से कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि अब रुबिडियम के ऊपर तो एक और शेल ऐड हो जाएगा। ये जैसे 2,8,8,1 था, 4 शेल है, इसमें 5 हो जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं रुबिडियम को पोटेशियम से कंपेयर करूंगा तो रुबिडियम का साइज बड़ा होगा, इसका मतलब उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा तो बीच का प्रोटॉन और आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, उनके बीच की दूरी ज्यादा, उनके बीच में जब दूरी ज्यादा तो अट्रैक्शन कम, और इलेक्ट्रॉन निकालना रुबिडियम के लिए और ज्यादा आसान। इसका मतलब रुबिडियम विल बी मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम एज इफ यू कंपेयर। सो यहाँ पे जो है इसके ऊपर तो फिर रुबिडियम आना चाहिए था, जी बिल्कुल आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन रुबिडियम को सीजियम से कंपेयर करूंगा तो सो रुबिडियम सीजियम के कंपैरिजन में सीजियम और बड़ा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान होगा। इसका मतलब सीजियम विल बी मोर रिएक्टिव देन रुबिडियम, where rubidium is more reactive than potassium। इसका मतलब इसके ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो फिर तो फ्रांसियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते तो है, लेकिन क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी करते रहते हैं इसीलिए ये स्टेबल नहीं होते। दे आर नेवर स्टेबल, दे आर रेडियो एक्टिव, दे विल कीप ऑन डूइंग समथिंग और द अदर ऑल द टाइम। ये कभी चैन से बैठ ही नहीं सकते। यहाँ पे जैसे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया तो स्टेबल हो जाएगा ना, Na+ बनेगा, स्टेबल हो जाएगा। पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खोएगा, K+ बनेगा, स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही रुबिडियम भी स्टेबल हो जाएगा, सीजियम भी स्टेबल हो जाएगा। फ्रांसियम संतुष्ट ही नहीं होता है। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब जो कभी भी स्टेबल नहीं होते, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अनस्टेबिलिटी के कारण हम लोग ऐसा मानते हैं कि सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन फ्रांसियम। ये कम से कम स्टेबल तो होता है, ये तो रेडियो एक्टिव है। सो देखा जाए आइडियली रेडियो एक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वैसे तो ठीक है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, बट क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता इसलिए जब रिएक्टिविटी सीरीज आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको सीजियम फ्रांसियम से ऊपर दिखाई देगा। सो अगर हम लोग इसको रीमॉडिफाई करें तो सबसे ऊपर आएगा सीजियम, फिर आएगा फ्रांसियम, फिर आएगा रुबिडियम, उसके बाद आएगा पोटेशियम, फिर सोडियम, और उसके बाद जो आप देख रहे हैं ऐसा।
सो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज इतनी ही लिमिटेड नहीं है, इस रिएक्टिविटी सीरीज से अलावा भी और भी ज़्यादा मेटल्स इसमें ऐड होते हैं। आई होप ये मेटल्स के बारे में आप समझ गए। आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, ठीक है ना। हियर दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो अगेन व्हाट विल डू इज वी विल कीप गोइंग डाउनवर्ड्स। सो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है, उसके नीचे क्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन। सो फ्लोरीन इज 2,7, क्लोरीन इज 2,8,7, है ना। सो इसका मतलब क्या, एक के बाद एक शेल बढ़ता जाएगा। तो जब यहाँ पे शेल बढ़ता जाएगा तो क्या मेटल्स के तरह ये भी नीचे जाते जाते ज्यादा रिएक्टिव होंगे? जी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्लोरीन की, और मैं मान लीजिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्लोरीन की। फ्लोरीन इज 2,7 and this is 2,8,7. We'll draw the rings. इसमें से 2 रिंग आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, और इसमें ऐसे 3 रिंग आ जाएंगे। सो अगर मैं इन यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये रेडियस एज कंपेयर टू यहाँ से यहाँ, ये रेडियस जो है ये छोटा है, ये 3 रिंग होने के कारण रेडियस बड़ा है। ये स्टेबल कब होते हैं? जब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से यहाँ पे आ गया तो फिर ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इसको पकड़ के रख पाया, तब तो जाकर ये स्टेबल होगा ना। अगर मान लीजिए ये यहाँ से इधर आया और टॉइंग करके बाहर निकल गया, ठीक है, यहाँ से टॉइंग टॉइंग बाहर निकल गया, तो अगर ये इधर आके इधर रुक ही नहीं पाया, ये बाहर निकल गया, तो स्टेबल होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब इसको यहाँ पे आके हमें टिकाना पड़ेगा ना। वी वांट कि ये जो प्रोटॉन है ये इसको पकड़े रहे, और ये इसको कब पकड़ पाएगा? जब इसका साइज छोटा होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा, तो यहाँ से यहाँ का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आके रुकेगा, इसका एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू फ्लोरीन ज्यादा होगा। सो फ्लोरीन का अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब यह यहाँ से बाहर निकलना ज्यादा इजी फील करेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इसका मतलब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, साइज छोटा होने के कारण रुक पाएगा। यहाँ पे जब हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो मतलब बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो इनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा, इसीलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा पाएगा। ऐसे ही मैं कंपेयर करूंगा नीचे बेरिलियम, ये सॉरी बोरॉन को, नहीं सॉरी बोरॉन नहीं, ये है हमारा ब्रोमीन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन के पास तो एक और ज्यादा रिंग होगी, इसका मतलब इसके पास से तो ये अट्रैक्शन और ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब इनके लिए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना एज कंपेयर टू ऊपर वाले सब्सटेंसेस ज्यादा मुश्किल होंगे। इसका मतलब जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा नॉन मेटल्स में जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा तो रिंग्स बढ़ने के कारण इनका अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना जो बाहर से आया है मुश्किल होगा। इसका मतलब इसमें ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी ज्यादा है और नीचे की तरफ इनका रिएक्शन कम है। इसका मतलब फ्लोरीन विल बी मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, एंड क्लोरीन विल बी मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन विल बी मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। इसका मतलब इनमें आयोडीन कम और फ्लोरीन ज्यादा, ऐसा होगा। आई होप यहां तक आप बात को समझ पाए। ठीक है, अब हमने ऊपर से नीचे की बात की, अब हमें लेफ्ट टू राइट की भी तो बात करनी है। और लेफ्ट टू राइट का आप मेटल्स के टाइम पे ही समझ गए होंगे कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनका शेल सेम रहता है। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, लेकिन जैसे जैसे इनके नंबर्स बढ़ेंगे, जैसे ये हो जाएगा 2,4, ये हो जाएगा 2,5, ये हो जाएगा 2,6, सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे इनका अट्रैक्शन और ज्यादा होगा। सो भले ही यहाँ पे भी 2 रिंग है, 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 लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और श्रिंक होगा। आई होप ये श्रिंक वाली बात आप समझ गए। अगर आप श्रिंक होने वाली बात समझ गए तो आपके लिए इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करेगा लेफ्ट टू राइट में। सो अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करूँ, नाइट्रोजन होता है हमारा 2,5, ये होता है 2,6 और फ्लोरीन होता है
7। इसका मतलब इसके अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स है, सभी में अंतर है। इसका मतलब इसमें सबसे कम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। तो 2 रिंग होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम है, इनके बीच का अट्रैक्शन लो होगा, है ना। ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन है, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लो। इसीलिए ये जितना श्रिंक करेगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, तो इनका जो साइज है ये थोड़ा और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, इससे थोड़ा और छोटा होगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, इसीलिए ज़्यादा खींचेगा, इसीलिए श्रिंक करेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में छोटा कौन? ऑक्सीजन छोटा। अब अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में क्योंकि और ज़्यादा नंबर है, इसीलिए इनका जो एटॉमिक रेडियस है ये और श्रिंक करके छोटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे बड़ा होगा नाइट्रोजन, उससे थोड़ा छोटा होगा हमारा ऑक्सीजन, और उससे काफ़ी छोटा हो जाएगा हमारा फ्लोरीन, बिकॉज जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे इनका अट्रैक्शन बढ़ेगा और ये श्रिंक करेगा। इसका मतलब अगर ये तीनों नॉन मेटल्स की मैं कंपैरिजन देखूं, तो नॉन मेटल्स में हमने क्या देखा कि हमें अगर बाहर का इलेक्ट्रॉन पकड़ना है तो इनके बीच का साइज छोटा होना चाहिए। जितना साइज छोटा होगा उतना उस आउटर मोस्ट के ऊपर प्रोटॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा बैठेगा। इसका मतलब यहाँ पे जितना अट्रैक्शन, यहाँ पे उससे ज़्यादा अट्रैक्शन, और यहाँ पे और भी ज़्यादा अट्रैक्शन। इसका मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन? फ्लोरीन। ऊपर से नीचे जाने में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था? फ्लोरीन था। इसका मतलब चाहे आप ऐसे देखो या ऐसे देखो, इन दोनों केसेस में ही फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसकी साइज सबसे छोटी है। अच्छा, ऐसा क्यों? हम लोग लास्ट वाले में साइज छोटी क्यों नहीं कर रहे? पहली बात तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है ना। सो अगर मैं इनमें ऐसे और ऐसे की बात करूं, तो फ्लोरीन ऊपर से नीचे जाने में भी सबसे छोटा था, क्योंकि यहाँ पे रिंग सबसे कम थे, 2 थे, और ऐसे जाने में अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते इसका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा हो गया, इसे सबसे ज्यादा श्रिंक होकर छोटा हो गया। इसका मतलब ये कि फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट अमंग द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में फ्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स पकड़ने थे? एक ही इलेक्ट्रॉन पकड़ना था, बिकॉज इसके पास ऑलरेडी 7 है, 8वां आते ही ये स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन को कितने पकड़ने हैं? क्लोरीन के पास भी लास्ट में 7 है, इसका मतलब उसको भी एक ही पकड़ना है। भले ही ये 3 रिंग का हो, लेकिन यहां पे पकड़ना तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना बाहर से आके। वेराज ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, तो क्लोरीन से ऑक्सीजन का जो साइज है वो छोटा तो है, ये ऑक्सीजन है हमारा, यहाँ पे साइज में छोटा तो है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट में 6 है। इसका मतलब इसको कितने पकड़ने पड़ेंगे? 2 पकड़ने पड़ेंगे। वेराज ये क्लोरीन को कितने पकड़ने हैं? एक ही पकड़ना है। इसका मतलब क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन पकड़ना, भले ही साइज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो, एज ऑक्सीजन से थोड़ा साइज ज्यादा बड़ा है, लेकिन पकड़ना एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे साइज छोटा है, ठीक है, लेकिन पकड़ने तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो 2 को पकड़ना आसान होगा या 1 को पकड़ना आसान होगा? इसी बात है, 1 को पकड़ना आसान होगा। इसीलिए यहाँ पे फ्लोरीन के बाद आएगा क्लोरीन। रिएक्टिविटी सीरीज हम नॉन मेटल्स की देख रहे हो। फ्लोरीन के बाद आएगा क्लोरीन, बट क्लोरीन के बाद उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक और रिंग बड़ा हो जाएगा। जब एक और रिंग बड़ा होगा तो अट्रैक्शन काफी कम हो जाएगी, उसके कंपैरिजन में तो कम से कम साइज छोटा होकर 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ना आसान है। इसीलिए इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद फिर ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन आते हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे सल्फर, और उसके बाद लास्ट में आता है फॉस्फोरस। तो ये नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है ना। सो आई होप आप समझ गए कि यहाँ पे फ्लोरीन सबसे छोटा है, उसके बाद जैसे जैसे शेल बढ़ेगा तो यहाँ पे साइज बड़ी होगी, और अट्रैक्शन इनके बीच का कम होता रहेगा जैसे जैसे नीचे जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए इनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा रहना ही ज्यादा अच्छा है। इसीलिए फ्लोरीन का छोटा साइज इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव बनाता है नॉन मेटल्स कैटेगरी के, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, और उसके बाद फास्फोरस। और ये तो मेटल्स की तो रिएक्टिविटी आपको पता ही है।
तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज काम करती है। हमें ये समझना है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर उसको डोनेट करने में दिक्कत आएगी, क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। सो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल फील करता है। उसका साइज छोटा है तो बीच से जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऊपर की तरफ जो हमारे मेटल्स है इनकी रिएक्टिविटी एज कम्पेयर टू नीचे कम होती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ती रहती है। ठीक है ना, मतलब मेटल्स में नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। नॉन मेटल्स में उल्टा होगा, जैसे जैसे नीचे आऊंगा तो ऑब्वियसली बात है साइज बढ़ेगा और इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब बाहर से आए हुए इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना, क्योंकि इनके बीच का अट्रैक्शन कम है इसीलिए मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब इसमें सबसे छोटे वाले का रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। सो आई होप आप इसको समझ पाए हैं, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सो अब हम अगले वाले पार्ट में मिलते हैं जो कि हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं और रिडॉक्स रिएक्शंस का रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।